m2g माइनस m1g माइनस m1 इंटू जी इक्वल्स टू m2a प्लस, जस्ट ए मिनट, m2a plus m1 into a. So now what we can write? m2 minus m1 into g equals to m1 plus m2 into a. So now here we can get the value of acceleration as m2 minus m1 into g by m1 plus m2. This will be the expression for acceleration. यहां पे एक टिप्स को हम लोग सीखेंगे. उस टिप्स का नाम क्या होगा? इस पुली के केस में A इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल या एफ रिजल्टेंट बाई एम. इस इक्वेशन से वी आर फैमिलियर है. तो इन केस ऑफ पुली वी कैन डिसाइड नेट पुलिंग फोर्स. व्हाट इज द नेट पुलिंग फोर्स? तो यहां से हम लोग A इक्वल्स टू लिख सकते हैं नेट पुलिंग फोर्स. नेट पुलिंग फोर्स बाई टोटल मास. In case of pulley, if you find out the value of net pulling force and it is divided by the total mass that are being pulled, then we can find out the acceleration as well. जैसे यहाँ पे क्या होगा, पुलिंग फोर्स जो पुल कर रहा है, टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा दोनों ब्लॉक के लिए. लेकिन अगर पुलिंग फोर्स की बात करूं, जैसे ही यह मास यहां से हैंग कर रहा है तो m2g इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और m1g इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. दोनों पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है. ऑब्वियसली अगर ये m2g बड़ा है तो यह नीचे की तरफ इस सिस्टम को ले जाने की कोशिश करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा. लेकिन m1g यह भी नीचे की तरफ लग रहा है तो यह इसको अपोज करेगा. जैसे दो चीज लटका हुआ, एक इधर से खींच रहा है, किधर से खींच रहा है, तो यह जितना खींच रहा है या कम खींच रहा है, यह बैलेंस कर रहा है उसको. अगर ये बड़ा है तो वो चला जाएगा. तो इस केस में नेट पुलिंग फोर्स क्या है? नेट पुलिंग फोर्स इक्वल्स टू m2g माइनस m1g. m2g नीचे की तरफ इसको ले रहा है और m1g ऊपर की तरफ इसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, सॉरी नीचे की तरफ ही ले जाने का कोशिश कर रहा है. लेकिन यह m2g चूंकि बड़ा है, इसीलिए इस m1g के इफेक्ट को कैंसिल करते हुए, नलीफाई करते हुए m1 को ऊपर की तरफ ले जाएगा. ये m2g बड़ा है इसीलिए जाएगा. अगर m1 और m2 दोनों बराबर होता, या m1 और m2 अपने सिस्टम से मूव नहीं करता और रेस्ट पे ही रहता. क्योंकि m2g का वेट ज्यादा है, इसीलिए m2g इस सिस्टम को नीचे की तरफ ले जाएगा. तो पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा? यहाँ अगर 10 न्यूटन से यह नीचे खींच रहा है या 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो यह नेट जो लगा रहा है या 10 माइनस 5 न्यूटन लगाएगा. इस तरीके से m2g माइनस m1g. और टोटल मास जो है वो कितना पुल्ड हो रहा है? टोटल मास बीइंग पुल्ड इक्वल्स टू m1 प्लस m2. तो नाउ A इक्वल्स टू व्हाट? नेट पुलिंग फोर्स m2g माइनस m1g बाई m1 plus m2. This is not true for this case, but this is true for all the cases. तो जहां कहीं भी पुली आएगा, अगर हम लोगों को इतनी समझ में आ जाए कि नेट पुलिंग फोर्स इस पे कितना काम कर रहा है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे. और यदि एक्सीलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करने में हम लोगों को सफलता मिल जाती है, तो फिर बाकी वेरिएबल्स के बारे में यदि क्वेश्चंस में दिया हुआ है तो इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट. सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम.
Next problem is what? Suppose the same pulley like that, a mass of M1 is hanging and there are two blocks connected, M2 and M3. Suppose M1 equals to 2 kg, M2 equals to 1 kg, M3 equals to 3 kg. A equals to what? And tension in the string equal to what? इस केस में जब आप देखेंगे सेम पुली है तो सबसे पहला चीज है कि दो स्ट्रिंग को यूज किया गया है, इसीलिए दोनों स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू अलग अलग होगा। एक स्ट्रिंग है तो इस ब्लॉक से स्टार्ट होकर पुली को रोल करते हुए इस ब्लॉक तक आती है, तो यह एक सिंगल स्ट्रिंग है और यह एक दूसरा स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू अलग अलग आएगा। अब इस तरफ M2 और M3, M2 1 kg और M3 3 kg वेट ज्यादा है पूरे, और इधर M1 2 kg है, तो डेफिनेटली यह सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगी और M1 अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और दोनों का एक्सीलरेशन भी सेम होगा। इसलिए क्योंकि M2 से M3 के बीच में जो यह स्ट्रिंग है इसका लेंथ कांस्टेंट है और M2 से M1 तक जो यह दूसरी स्ट्रिंग है उसका भी लेंथ कांस्टेंट है। मतलब इस सिस्टम में जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग का वह कांस्टेंट है, तो कोई भी ब्लॉक ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा और कोई भी ब्लॉक कम वेलोसिटी से मूव करेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ट्रैवल करने के लिए डिस्टेंस उसको कांस्टेंट रखा गया है, तो इस केस में यह चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जितना यह दोनों ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या ब्लॉक उतना ही ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 kg का मास में लगा देता है M1 का, तो यह सिस्टम नीचे की तरफ आ जाता और यह दोनों सिस्टम जो था वो ऊपर की तरफ मूव करता। जैसे कि अगर M1 का वैल्यू हम यहाँ पे 10 kg ले लूं, अगर 2 kg था पहले तो यह नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ पे हम 10 kg ले लिए, अब M1 इक्वल टू 10 kg और M2 प्लस M3 4 kg है, तो अब एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? चेंज कर जाएगा, यह नीचे की तरफ आएगा और यह ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि यह ज्यादा बड़ा मास है तो इस पे वेट का फोर्स ज्यादा होगा। वैसे अगर आपको डायरेक्शन कभी गलती भी हो गई डायरेक्शन निकालने में, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन निकालने में, तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन को आप सॉल्व करेंगे तो ए निगेटिव आएगा। ए निगेटिव आने का मतलब ये था मतलब ये होगा कि आपने जो डायरेक्शन डिसाइड किया था पहले, वह डायरेक्शन गलत था, उसके उल्टे डायरेक्शन में जाएगा एक्सीलरेशन का वैल्यू। तो इस तरीके से यदि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखिए और उसका एक्सीलरेशन निकालिए। इस केस में क्या होगा, अब देखिए कि यहां पे जो एक फोर्स काम करेगा वह M1G नीचे की तरफ, यहां भी M2G नीचे की तरफ और यहां M3G नीचे की तरफ। अब क्या हो गया, दो चीज है कि M1G यहां और यहां जो नेट मास काम कर रहा है वो M1 प्लस M2 इंटू जी, क्योंकि दोनों नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? क्योंकि M1 बड़ा है तो नेट पुलिंग फोर्स दिस माइनस दिस, यह इसको नीचे की तरफ ले जाने का कोशिश करेगा, तो इस दोनों ब्लॉक का वेट जो होगा उसके इफेक्ट को नलिफाई करने का कोशिश करेगा, लेकिन इसका वैल्यू कम है तो वह कंप्लीट नलिफाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ अपना पार्ट ही नलिफाई होगा और नेट पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में इसको मूव करवा देगा। तो यहां से अगर मैं लिखूं नेट पुलिंग फोर्स M1G माइनस M2 प्लस M3 इंटू जी, और नेट मास कितना होगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 जो पुल किया जा रहा है। तो इस केस में यदि हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? M1G या M1 माइनस
m2 plus m3 into g by m1 plus m2 plus m3। करेक्ट। वैल्यू पुट कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा। क्या होगा? a इक्वल्स टू m1 10 माइनस m2 प्लस m3 1 प्लस 3 इंटू जी बाई 10 प्लस 1 प्लस 3। दैट सिंप्लाइज a इक्वल्स टू 6g बाई 14 इक्वल टू 60 बाई 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। ये एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा। और अगर टेंशन के वैल्यू को निकालना है तो आप सबके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखिए और इस टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो a इक्वल्स टू व्हाट? a इक्वल्स टू यहां से 60 बाई 14 इस मीन्स 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 37 तो 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से आ जाएगा। ए का वैल्यू आ गया ना। टेंशन निकालना है तो फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे और उस फ्री बॉडी डायग्राम से टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा टेंशन का वैल्यू? टेंशन के वैल्यू आने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लगाइए। सपोज कीजिए कि यह T1 है, इस पे भी T1 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस पे T2 अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस ब्लॉक पे भी T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन ऐसे ही काम करेगा। यह स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो स्ट्रिंग लगाएगा टेंशन दोनों। अगर लिखना है T2 का वैल्यू निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। यहां से T2 इक्वेशन M3 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? M3 के लिए M3G नीचे, टेंशन T2 ऊपर, और कोई भी फोर्स इस पे नहीं काम कर रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए T2 माइनस M3G इक्वल्स टू M3 इंटू ए। तो यहां से वैल्यू पुट कर दीजिए। T2 M3 का वैल्यू 3 है, माइनस 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 30/7। यहां से क्या आ जाएगा? T2 इक्वल्स टू 90/7 प्लस 30, 90 प्लस 210/7 300/7 न्यूटन। इस तरीके से कुछ आ जाएगा T2 का वैल्यू। इसी तरीके से आप T1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा? M1G माइनस T1 इक्वल्स टू M1 इंटू ए। पुट द वैल्यू ऑफ M1 एंड A. व्हाट इज M1? 10, तो 10 इंटू 10 माइनस T1 इक्वल्स टू 10 इंटू 30/7। Now what will be 100 minus T1 equals to 300/7. So now T1 equals to 100 minus 300/7. So now 700 minus 300, 400/7 Newton. So now T2 300/7 and T1 400/7 Newton. इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। Correct. Now see some other problems. So in this class we shall discuss problems on pulleys. पुली पे क्या प्रॉब्लम है?
PULLUI। पुलिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जिसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। करेक्ट। नाउ सी, सपोज inclined plane from where a mass m1 is connected and a mass m2 is connected. Let m1 equal to 1 kg, m2 equals to 2 kg. Find A equals to what and T equals to what. अब यह M1 और M2 जो है वो M1 डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, लेकिन M2 जो है वह इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करेगा। करेक्ट। तो आपको इस दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिखना पड़ेगा और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के बाद उसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहां से हम लोग एक्सीलरेशन और टेंशन का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कैसे मूव करेगा। ऑब्वियसली इस पे टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा, इस पे टेंशन ऐसे काम करेगा और इस पे M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन यहां पे जैसा हम लोगों ने सीखा था कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी इंक्लाइंड प्लेन पे, उसी को हम लोग एक एक्सिस ले लेंगे। यहां से इसको एक्स एक्सिस हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ऑब्वियसली यह y एक्सिस हो जाएगा। सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री। इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा? M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन इसी पे काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में टेंशन, और इस पे एक फोर्स काम करेगा नॉर्मल डायरेक्शन का, क्योंकि ये सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो यह 30 डिग्री है तो यह भी एंगल 30 डिग्री होगा। तो यहां से इस डायरेक्शन में आ जाएगा M2G cos 30 और इस डायरेक्शन में जो फोर्स काम करेगा वह M1G sin 30 डिग्री, और इस पे कोई भी फोर्सेस काम नहीं करेगा। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आप लोग निकालिए। M1G के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? सपोज करते हैं अभी कि M1 अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और यह डाउनवर्ड प्लेन पे इस डायरेक्शन में आ रहा है। क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, यहां से यहां तक स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, इसीलिए एक्सीलरेशन जो होगा वह दोनों M1 और M2 के लिए सेम आएगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन? M1 के लिए यदि लिखूं तो T1 माइनस T माइनस M1 इंटू G इक्वल्स टू M1 into A, put the value T minus 1 into 10 equals to 1 into A, T minus 10 equals to A. This will be equation 1. Now write the equation for it. What will happen? M1G sin 30 degree minus T equals to, so this M2 into A. Now we can write M2 is what? 2 kg. 2 into 10 sin 30 degree 1 by 2 minus T equals to 2 into A. So now what we can write to cancel? 10 minus T equals to 2A. This will be equation 2. So now from equation 1 and 2, what will happen?
1 and 2, TT cancel, sorry, write it down, equal to A 10 this is giving 0 acceleration. So now consider this block of mass 4 kg, M2 of mass 4 kg. What will happen? 4 into 10, this will be 20 minus T equal to TA. So now it will be 20 to 2A. Now cancel. So 20 minus 10, 10 equals to, we are adding this 3A, that implies A equals to 10 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को लिख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. लिखने का तरीका यही होगा. पुली को हर इस केस में ऑलवेज फ्रिक्शनलेस कंसीडर किया गया है. यह सरफेस भी इस केस में सरफेस एंड पुली फ्रिक्शनलेस है. सरफेस एंड पुली आर फ्रिक्शनलेस, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं. M1 को 2 kg नहीं लेके 4 kg लेना होगा. अगर वो 2 kg होगा तो इक्वेशन ऐसा बता रहा है कि ये दोनों सिस्टम जो है वो रेस्ट पे हो जाएगा. इसीलिए इसको M2 लेंगे ताकि एक्सीलरेशन कैलकुलेट हो सके. तो M2 लेकर के इसको सॉल्व करेंगे. करेक्ट. नाउ सी see the same problem and just write down the equation. Suppose here is pulley and a block of mass M1 and then M2 connected with it, and M3 is here connected with suppose this angle is also 30 degree, and then you are asked to find out the tension in the string. Take the value as per your convenience. M1 equals to 1 kg, M2 equals to 2 kg, M3 equals to 4 kg. So now suppose we don't know in which direction this system will move, but we can write suppose this system will move in this direction. Oh, sorry, A. So this both the block will move with same acceleration upward in this inclined plane. So write down the equation and solve it. कैसे होगा इक्वेशन इसको लिखने का? तो M3 पे M3G नीचे काम करेगा, और सपोज दिस इज T1, तो T1 इस पे ऊपर की तरफ काम करेगा. इस पे T1 इस डायरेक्शन में काम करेगा, इस पे T2 इस डायरेक्शन में काम करेगा, और इस पे T2 इस डायरेक्शन में काम करेगा. M1 पे टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग यहां से चेंज कर जाएगा. जैसे ही स्ट्रिंग चेंज करेगा टेंशन स्ट्रिंग में चेंज कर जाएगा. यह स्ट्रिंग यहां से यहां तक सेम था तो T1 है, और यहां से दूसरा स्ट्रिंग है. इस दोनों स्ट्रिंग के बीच में जो फोर्सेस काम करेंगे वो T2 का फोर्स काम करेंगे. आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है. एक एक्सिस इसी को हम लोग ले लेंगे, तो ऑब्वियसली इस पे ये y एक्सिस हो जाएगा इसका, और यहां से ये y एक्सिस हो जाएगा इसका. तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन को आप लिख दीजिए. तो M2G M1 है तो M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां पे भी M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यह 30 डिग्री होगा, यह भी एंगल 30 डिग्री होगा. यहां पे एक फोर्स काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन का, और M2 ले लेते हैं क्योंकि सरफेस पे रखा हुआ है. ये सारी चीज हम लोगों ने सीख चुका है. तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो N1
इस तरह m2g का एक कंपोनेंट जो इधर आएगा m2g cos 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में आएगा m2g sin 30 डिग्री। उसी तरीके से m1 का इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा m1g cos 30 डिग्री और इस डायरेक्शन में आएगा m1g sin 30 डिग्री। करेक्ट? या यहां पे भी आप लिख सकते हैं, यहां पे m1g sin 30 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स काम कर रहा है m2g sin 30 डिग्री और m1g sin 30, और इस डायरेक्शन में m3g। तो इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखेंगे तो क्या आएगा? अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर करिए तो m3 के लिए इक्वेशन हो जाएगा m3g minus t1 equals to m3 into a. This is equation 1. अगर m1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो m1 अगर यह नीचे आ रहा है तो m1 ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो t1 अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड द प्लेन, और डाउन t2 एंड m1g sin 30 equals to m1a. This is equation 2. और इसके लिए यदि इक्वेशन को लिखेंगे तो इस पे T2 ऊपर की तरफ काम कर रहा है तो T2 माइनस m2g sin 30 इक्वल्स टू m2 इंटू a। 3 इक्वेशन है, वैल्यू पुट करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। इस दोनों इक्वेशन से आप T2 पहले 2 और 3 से देखते हैं क्या हो जाएगा। यहां से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो T1 मुझे पता नहीं, माइनस T2 ये पता नहीं, माइनस m1 पता है, 1 इंटू 10 साइन 30 1/2 इक्वल्स टू 1 इंटू a। सो वी कैन राइट T1 माइनस T2 माइनस 5 इक्वल्स टू a। और दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा? T2 माइनस m2g, m2 is what? 2 into 10 into sin 31/2a. So T2 minus 10 equals to 2a. Now this equation को आप सॉल्व कर दीजिए तो T2 कैंसिल हो जाएगा, यहां से प्लस करेंगे तो T1 माइनस 10 माइनस 5 तो माइनस 15 इक्वल्स टू a प्लस 2a 3a. This is equation number 4. This is equation number 4. तो इसका वैल्यू क्या कितना आ जाएगा? m1 का m3g 4, तो 4 इंटू 10 माइनस T1 इक्वल्स टू 4a, तो 40 माइनस T1 इक्वल्स टू 4a। और इस इक्वेशन से यहाँ पुट कीजिए, वैल्यू क्या है? T1 minus 15 equals to 3a. Adding this, cancel, 25 equals to 7a. So a equals to 25/7 meter per second square. So now a equal to what? 25/7 meter per second square. और इस a का वैल्यू आप इक्वेशंस में रखते चले जाएंगे तो T1, T2, T3 आप कैलकुलेट कर लेंगे आराम से। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि पुलीज पे कैसे फोर्सेस काम करते हैं, यह बेसिक्स था। अब हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके का पुली का अरेंजमेंट्स जिसमें m1, m2, m3 जितने भी ब्लॉक्स उसमें लगे हुए हैं उसमें से एक्सीलरेशन सारे ब्लॉक का सेम नहीं होगा। आज के केसेस में हमने पुली के उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जिस कॉन्सेप्ट में एक्सीलरेशन जो है पुली सारे ऑब्जेक्ट का, सारे मासेस का, वह सेम रहता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जब एक्सीलरेशन अलग अलग होगा।